आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत शक्ति के साधन। चलिए प्रारंभ करते हैं। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, चाहे वो ऊर्जा हो चाहे वो शक्ति है। आप शक्ति का उपयोग ऊर्जा और ऊर्जा का उपयोग शक्ति दोनों को एक ही अर्थ में कर सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग धंधे संबंधित कार्य हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे यातायात हो, इन सब के लिए क्या शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और इन सभी के लिए जिन शक्ति संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें ही शक्ति के साधन कहते हैं। ठीक है, शक्ति के साधन हमारे टॉपिक का नाम है, इसलिए आपको शक्ति के साधन पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जानें। शक्ति के साधन, शक्ति के साधन जो होते हैं वो परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में होता है। परंपरागत ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय ज्वारी, बायोगैस, ये गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो एक एक करके सभी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा, कोयला के विषय में। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर तापीय विद्युत गृहों और लौह इस्पात उत्पादक कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कोयला क्या है, एक खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्लास देखा होगा। तो कोयला जो है एक खनिज पदार्थ है जिसे हम लोग खानों से प्राप्त करते हैं, है ना। और खानों से प्राप्त करने के बाद उसे हम लोग विद्युत गृह में यूज करते हैं, लौह इस्पात में जो है प्रयोग करते हैं, ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं यह कोयला कैसे बना है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधे के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म, जीवाश्म मतलब जीवों के अवशेष से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे थे, जो जीव थे, वो अपघटित हो गए। अपघटित होने के बाद दलदलों में जम गए। दलदलों में जमने से वहाँ की गर्मी, वहाँ का दबाव और रासायनिक क्रिया के जो परिणाम निकले, जो फलस्वरूप उनका जीवाश्म, उनके परिणाम के रूप में कोयला का निर्माण हुआ, खनिज तेल का निर्माण हुआ। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये क्या है, कोयले के प्रकार हैं। ठीक है, भारत में कोयला क्षेत्र को मानचित्र 4.2 पर देखिए और बताइए कि कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये इमेज आपको देखना है 4.2, अभी इसके बाद आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कोयला और खनिज तेल की। जो खनिज पदार्थ है, जैसे कोयला कहाँ मिलता है? कोयला मिलता है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा। इसका आर्थिक महत्व क्या है कोयला का? तो कारखानों में यूज होता है, जहाज में यूज होता है, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्र और लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग होता है। खनिज तेल जो होता है यह कहाँ मिलता है? तो खनिज तेल असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, और मुंबई में कहाँ, हाई है ना, जो अरब सागर के नज़दीक है, वहाँ राजस्थान। तो ये खनिज तेल मिलता है। और इनका आर्थिक महत्व क्या है? यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए कोयला के विषय में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करते हैं खनिज तेल के विषय में। खनिज तेल, आपने लालटेन या स्टोव को जलते हुए देखा होगा। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल रेल इंजन आदि को चलते जरूर देखा होगा। सोचिए और बताइए कि इनके इंजन किससे चलते हैं। लालटेन या स्टोव में भरकर कौन सा तेल जलाते हैं? ठीक, देखिए पंपिंग सेट,
डीजल रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। और यह तेल हमें कैसे मिलता है, आइए जानते हैं। आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है जिससे पानी पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। तो ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है, ज़मीन के अंदर से। उसी तरीके से ये जो डीजल है ये भी ज़मीन के अंदर से ही आएगा। यह खनिज तेल अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। डायरेक्ट डीजल नहीं निकलता है, कच्चा तेल निकलता है। ठीक है। तो खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधन सलाएं बनाई जाती हैं। देखिए समझिए, जब आप ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं तो उनका डायरेक्ट आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तेल को निकाला जाता है तो वो कच्चे तेल के रूप में निकलता है, वो शुद्ध तेल नहीं होता है। तो इसलिए उसको साफ करने के लिए क्या होते हैं, शोधनशालाएं होती हैं। और ये आप देखिए इस इमेज की भी बात हो रही थी, है ना। यहाँ पर आप देखकर इसको समझ सकते हैं। चलिए, शोधनशालाएं बनाई जाती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस प्रायः प्राकृतिक गैसें खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती है। कहाँ मिलती है प्राकृतिक गैस, तो जो खनिज तेल होते हैं उसके साथ ही कुओं से भीतर प्राप्त होती है। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने आदि में किया जाता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। इसके उत्पादन क्षेत्र मानचित्र संख्या 4.2 पर दिखाए गए हैं। इसके जो उत्पादन क्षेत्र है इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए गैस लाइन पाइप का दिखाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं गैस लाइन पाइप जो बिछाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। अब आपको याद होगा कि अनवीकरणीय क्या होता है, जिसे हम लोग दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय होते हैं। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करना होगा। आइए शक्ति के वैकल्पिक साधनों के बारे में जानते हैं। जैसे जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत शक्ति, कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है ना। कोयला की ढुलाई एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में महंगी पड़ जाती है, तो खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से भी कम उत्पन्न होता है। इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा है। इसे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, आइए इस बात को भी जानते हैं। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस तरीके से अगर आप समझें तो छोटी सी भाषा में समझ सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए पहाड़ी हो गया, यहाँ से कोई नदी बह के आ रही है, तो यहाँ पर एक बांध बना दिया जाएगा। इस तरीके से बांध में पानी रुका रहेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर एक पावर हाउस का निर्माण कर दिया जाएगा, यहाँ टरबाइन लगा होगा और उसके बाद यहाँ से विद्युत दूर दूर तक भेजा जाएगा। तो यहाँ पर डैम लगा होगा, फिर नदी। तो इस तरीके से जब ये पानी बहकर नीचे की ओर आती है यहाँ से, तो ये टरबाइन घूमने लगता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है और दूर दूर तक जाती है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ये पावर हाउस क्या है। पावर हाउस है ना, बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जलधारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितने तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। अब 4.3 का जो इमेज है ना, ये इमेज जो है जल शक्ति केंद्र का सब दिखाया गया है। कहाँ कहाँ बांध, जैसे हो गया भाखड़ा नागल बांध, है ना, और पथरी हो गया, शरद सागर हो गया, चंबल योजना हो गया, गांधीनगर हो गया, रिहंद हो गया, कोसी हो गया, दामोदर हो गया, तिलैया हो गया, कुनार हो गया, बोकारो हीराकुंड झील और बाढ़ सागर, नागार्जुन सागर बांध, है ना, तुंगभद्रा, जोग,
मीरा, कोयना, ये सभी जो है, शिव समुद्रम, तो ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, यहाँ पर एक बांध बनाए गए हैं और बांध बनाने के बाद इनमें टरबाइन पे जल गिराकर पंखों पे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो हीराकुंड, नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा नागल, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बांधों की स्थिति देख लीजिए। बांध, झील या सागर से हमें और क्या क्या लाभ है ये आप सोचकर बताइए। बिजली की आवश्यकता, बिजली की जो आवश्यकता है उसके विषय में पढ़ते हैं। कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ पर होता है, इस बारे में आप जरूर सोचिए। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। ठीक, परमाणु ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है ना। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत जैसे यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणु शक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखिए। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु। नरौरा जो है विद्युत के परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में। काकरपारा कहाँ है, गुजरात में। कैगा कर्नाटक और कुरनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर है भारत में, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है कि भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की योगदान सराहनीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सौर ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे। देखिए सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त होने वाली उष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, जो सूरज से उष्मा प्राप्त की जाती है। ठीक, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 50.30 गीगावाट वर्ष 2022 के अनुसार है, ये से बढ़ाकर 1000 गीगावाट की क्षमता स्थापित करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। मतलब 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 गीगावाट का लक्ष्य रखा था उससे बढ़ाकर 1000 गीगावाट की क्षमता बनाई जा रही है। अगला है पवन ऊर्जा। भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारे भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती है वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है, सबसे आगे जो है वो तमिलनाडु राज्य है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका पाठ नंबर 4 कंप्लीट होता है। अभ्यास हम किसी और क्लास में देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके इनके उत्तर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।